नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1। तो आपने देखा कि हमने अपनी इस कविता को अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमने सबसे पहले पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में जाना था और उसके बाद हमने यहाँ पर पाठ के विषय में जाना था और उसके बाद पाठ के जो काव्यांश है उनको पढ़ना हमने शुरू किया। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर सबसे पहले जो इस पाठ के लेखक हैं यानी कि इस पाठ के कवि हैं राजेश जोशी जी, उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना, उनका छोटा सा परिचय यहाँ पर जाना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो परिचय है यानी कि जिस भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसके कवि चाहे लेखक जो भी हो, उनके जो उनका जीवन परिचय या पूरी उनकी रचनाओं के बारे में आपको सब कुछ आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया होता है। फिर भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी, जैसे हमने यहाँ पर उनके जन्म के बारे में बताया, उनकी शिक्षा के बारे में बताया और उन्होंने क्या कुछ लेखन किया है वो बताया हमने यहाँ पर। और उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, उनकी काव्य रचनाएं क्या है और उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो ये हमारी कविता है इस कविता के बारे में जो कवि ने यहाँ पर बताया है उसको हमने थोड़ा सा सार के रूप में यहाँ पर जाना कि कवि ने बताया कि वर्तमान सदी में भारत की जो सामाजिक और आर्थिक विडंबना है, ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो भारत की जो वर्तमान सदी में आर्थिक सामाजिक विडंबना को व्यक्त करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है और बाल मजदूरी की जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है इसको यहाँ पर उठाया है। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में इससे जुड़े हुए यानी कि बाल मजदूरी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। यहाँ पर बच्चों के काम करने की बात की गई है कि बच्चे काम क्यों कर रहे हैं उसकी बात की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो काव्यांश है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें अवसर प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई है और उनका बचपन ना छीना जाए इसकी बात यहाँ पर की है। तो एक तरह से जो सिस्टम है उस पर भी व्यंग किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर कहा गया है, जो हमने सेकंड काव्यांश अपना पढ़ा था कि किस तरह से कहा गया है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, क्या सारे घर के आंगन या बाग बगीचे खलिहान सब नष्ट हो गए हैं, क्या जो खिलौने हैं वो काली पहाड़ी के नीचे दब गए हैं, क्या सारी पुस्तकों को दीमक खा गया है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह से उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी इस कविता की कुछ पंक्तियां जो है पढ़ी थी, तो उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर उनको क्लियर कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, उनके अर्थ को भी समझ लिया था, कुछ कठिन शब्द थे उनके अर्थ को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। लेकिन जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास में नहीं पढ़ा होगा उनके लिए हम काव्यांश को एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसके बाद टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की ये एक भयानक पंक्ति है। क्या कहते हैं कवि कि हमारे समय की, आज के समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है और सबसे ज्यादा भयानक है, यानी कि पंक्ति तो भयानक है ही लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, एक विवरण की तरह लिखा जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा भयानक है। बल्कि लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह, यानी कि ये एक सवाल की तरह लोगों के मन में उठना चाहिए, ना कि इसका वर्णन किया जाना चाहिए, ना कि लोगों के बारे में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। इसके लिए एक तरह से आपको सवाल करना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं या काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे।
तो इस तरह से आपको सवाल करना चाहिए। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो इसको मैंने आपको अच्छे से इसका अर्थ जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो किन किन कामों को करते हैं और किस तरह से उनको ये करना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि उनका जो बचपन है वो छिन रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो जिस तरह का आज का जो बच्चे रहेंगे, जिस तरह का उनमें अनुशासन रहेगा, जिस तरह की उनको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, जिस तरह का उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, उसी का तरह का हमारा आने वाला भविष्य होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के काम जो है बच्चे करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब चीजों को विवरण की तरह लिखा जाना बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये तो एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, यानी कि लोगों के मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसा कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो भाव सौंदर्य यहाँ पर हमने अच्छे से क्लियर कर दिया था कि बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या का यहाँ पर वर्णन करके सामाजिक और आर्थिक विडंबना जो है उसको दर्शाया है। ठीक है, तो कुछ जो है आर्थिक विडंबना होती है, कुछ सामाजिक विडंबनाएं होती हैं, उनके कारण ही यहाँ पर ये बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या आई है, और इसके बारे में ही यहाँ पर सुंदर सा वर्णन किया है कवि के द्वारा। और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो लास्ट सेशन में क्लियर कर दिए थे। उसके बाद देखिए अगला काव्यांश जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगले काव्यांश में हमने क्या पढ़ा था, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन हो गए हैं खत्म एकाएक। तो जब इस तरह से उन्होंने एक बच्चे को काम करते हुए देखा, जब बच्चे को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं उनका जो काम होता है, यानी कि बचपन का जो हमारे दिन होते हैं, उसमें बच्चों का काम होता है खेलना कूदना, खाना, पढ़ना, लिखना, मौज मस्ती करना, क्योंकि यही एक टाइम है जहां पर बच्चे सीखते भी हैं और उनका विकास भी हो रहा होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरह का सर्वांगीण विकास उनका यहाँ पर चाहिए होता है, यानी कि उनको सब चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने में ही बहुत अच्छे हैं, या ऐसा नहीं कि केवल बाहर ही रहते हैं, हर चीज में उनको होना चाहिए, यानी कि उनको अच्छा भोजन भी उनको दिया जाना चाहिए, यानी कि ताकि वो बीमार ना पड़े, उनका जो इम्यून सिस्टम हो वो मजबूत बन सके। और साथ ही उनको जहां आसपास आप जाते हैं कहीं, तो अपने साथ भी लेकर जाना चाहिए, ताकि उनका सामाजिक विकास भी हो सके, कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है जब आप बड़ों के साथ होते हैं, किस तरह का व्यवहार करना है जब आप छोटों के साथ होते हैं, जब आप समाज में बैठे होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो किस तरह का आपको व्यवहार करना होता है, ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। लेकिन जब कभी देख रहे हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं कि क्या खेलने कूदने के लिए उनके सारे बाग बगीचे खत्म हो गए, क्या उनकी सारी गेंदें जो है वो अंतरिक्ष में चली गई कि जहां से वापस उन्हें नहीं लाया जा सकता, क्या उनकी किताबें जो रंग बिरंगी किताबें उनके लिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि और ज्यादा बढ़े पढ़ाई में, वो चित्र देख देख कर पढ़ें और अच्छे से समझें, तो वो रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमक खा गया है, क्या तो इस तरह से सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या सारे मदरसों, क्या ढह गई है किसी भूकंप में सारे मदरसों की इमारतें, मदरसा जो है वो विद्यालय का उर्दू शब्द है, तो यहाँ पर बताया कि क्या सारे मदरसों की दीवारें जो है ढह गई है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए इस उम्र में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के जैसे मैंने बताया
बहुत सारे सवाल कवि के मन में उठ रहे हैं, जो यहाँ पर आपको मैंने लास्ट सेशन में क्लियर किए थे। ठीक है, कि सुबह सुबह कोहरे से भरी हुई ढकी सड़क पर बच्चों को जाता हुआ देखकर, काम पर जाता हुआ देखकर कवि के मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। जैसे, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इनके खेलने की क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? इनकी रंगीन किताबें क्या सब नष्ट हो गई? क्या सारी किताबें दीमकों ने चट कर दी? क्या इनके सारे खिलौने काली पहाड़ी के नीचे दब गए? क्या किसी भूचाल में विद्यालय की सारी इमारतें गिरकर नष्ट हो गई? क्या खेलने कूदने के बाग बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो इस तरह के सवाल जो है कवि के मन में उठ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न जो है कवि के मन में उठ रहे हैं। तो देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका जो भाव सौंदर्य है वो हमने पढ़ा था। तो भाव सौंदर्य में मैंने आपको क्या बताया कि बाल मजदूरों को देखकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति, जो बाल मजदूरी है उसमें उनको देखकर जो सामाजिक व्यवस्था एक हमारी बनी हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्षोभ यानी कि गुस्सा और झल्लाहट का वर्णन यहाँ पर किया है कि क्या इस तरह की परिस्थितियां आ गई हैं कि जो इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको देखकर उनके मन में बहुत ज्यादा क्षोभ है, यानी कि गुस्सा है और झल्लाहट भरी हुई है। तो देखिए, ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे जिसको मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, भूकंप यानी कि भूचाल या भूस्खलन, मदरसा जो है विद्यालय का उर्दू शब्द है एकाएक यानी कि अचानक। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो काव्यांश यहाँ पर क्लियर कर लिए थे। अब देखिए यहाँ पर विशेष चित्रात्मक विशेषता, देखिए गेंदों का आकाश में गिर जाना, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी काफी सारी चीजें पढ़ी थी जिसमें हमारा मानवीयकरण अलंकार था, चित्रात्मकता की गई थी, कल्पना की गई थी। तो बिल्कुल जो हमारी कविता है इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गेंदों का आकाश में गिर जाना। ठीक है, गेंदों का आकाश में गिर जाना, दीमकों का पुस्तकें खा जाना, खिलौनों का पहाड़ के नीचे दब जाना और मदरसों का भूचाल में ढह जाना, ये चित्रात्मकता यहाँ पर दर्शाई है। ठीक है, तो जब आपको भाव सौंदर्य जब आप लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भाव सौंदर्य में जो चीजें बताई हैं, तो इसी तरह इसके नीचे जब आप भाव सौंदर्य लिखते हैं ना, तो उसमें आप पॉइंट वाइज उसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि बाल मजदूरों को देखकर, ठीक है, जो बाल मजदूर है उनको देखकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों के, कवि के मन में क्षोभ एवं झल्लाहट है। तो आप इसके नीचे पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें चित्रात्मक शैली में इसको लिखा गया है। ठीक है, आप एक पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर आपका प्रभाव पड़ेगा जब आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब देखिए अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अगला काव्यांश हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब देखिए, जो सारी चीजें होती है, परिवार है, घर है, सब कुछ, वहां पर आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा चहल पहल है, जितनी सारी चीजें होती हैं, सब अपने बच्चों के लिए। देखिए, जब माँ बाप जो है कमा रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम अपने बच्चों को जो है एक तरह से ज्यादा फैसिलिटीज दें, हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनके लिए अच्छी एक तरह से पॉलिसीज करें। तो ये सब चीजें क्यों? ये सब बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो अगर हमारे देश के बच्चों की ये स्थिति है, अगर हमारे देश में, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे होते हैं और सब, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश का फ्यूचर होते हैं, आने वाला भविष्य होते हैं, तो अगर देखकर इस तरह की सिचुएशन अगर बच्चों की देखी, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
वो कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। वो कहते हैं अगर सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, अगर सारी किताबों को दीमक चट कर गए हैं, अगर सारे मदरसों की दीवारें ढह गई हैं, अगर सारे खेल के मैदान और आंगन नष्ट हो गए हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कहते हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर सच में ये परिस्थितियां हो जाए, अगर सच में ये परिस्थितियां हो जाए कि जो बच्चों के खेलने कूदने की चीजें हैं वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, सारे मदरसों की दीवारें ढह जाएं, सारी किताबें दीमकें खा जाएं, जितने खिलौने हैं, जितने टॉयज हैं, वो सब काली पहाड़ी के नीचे दब जाएं, और जितने भी यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं, जितने भी बगीचे हैं, जितने भी आंगन हैं, वो सब खत्म हो जाए, तो कितना भयानक होगी ये सिचुएशन, कितनी भयानक होगी ये परिस्थिति, सोचिए। लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा यह है कि, यानी कि जो बताया जा रहा है कि यदि ऐसा हो जाए तो उससे भी ज्यादा, वो सब चीजें तो भयानक है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से है, कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, तो क्या कहा है कि ऐसी दुनिया बेकार है, यानी कि ऐसी दुनिया, फिर क्या होता यदि ऐसा होता, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा होता दुनिया में तो फिर क्या बचा था, फिर बचा ही क्या था, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो मतलब ऐसी दुनिया तो बेकार है जहां की सारी बच्चों की चीजें नष्ट हो गई हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपने देखा होगा कि जिस घर में बच्चा होता है ना, वहां पे अलग ही चहल पहल होती है, अलग ही शोर शराबा होता है। कभी उसकी पढ़ाई को लेकर, अरे भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसके खिलौने चारों तरफ बिखरे बिखरे हुए रहते हैं, उसकी किताबें चारों तरफ बिखरी हुई रहती हैं। और आपने देखा होगा कभी वो मोबाइल पर, कभी लैपटॉप पर, कभी अपनी गेंद से, कभी अपने बैट से वो चारों तरफ घर में और उछल कूद मचाता रहता है। तो इस तरह से, और सब सब परिवार के लोगों को, उसको स्कूल जाना है, उसके स्कूल की चिंता है, उसकी बस आने वाली है। तो एक तरह से पूरा का पूरा परिवार जो है बच्चे के पीछे घूमता रहता है। यानी कि माँ बाप जो है अपना कर्म करते हैं, दादा दादी अपना कर्म करते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, तो सब जाकर मिलकर बच्चे का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसका विकास, उसके विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। विद्यालय अपनी अलग तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है, आसपास आस पड़ोस जो है वो अलग तरह से अपना बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। और जो आप बच्चे को आहार देते हैं वो बच्चे का शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है। और इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर सब कुछ बच्चों के लिए ही है, परिवार के लिए ही है। देखिए माँ बाप के लिए, अब देखिए ऐसा नहीं कि अब आप बड़े हो गए हैं तो आप अपने माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हैं। यानी कि माता पिता, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता अपने बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्योंकि अब आप बड़े होकर सोचते होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खास तौर पर जब वो किशोरावस्था में होते हैं या उससे थोड़ा बड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि ये मम्मी पापा हमें डांटते रहते हैं, हमें अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारे काम अपने खुद करता हूँ, मैं बाहर भी खुद जाता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी खुद करता हूँ, मैं अपना सामान भी खुद लेकर आ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी पापा मुझे किसी न किसी बात पर डांटते ही रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं सोचते कि आप बड़े हो गए हैं। उनके लिए आप हमेशा बच्चे हैं। जहां पर उनको लगेगा कि आपकी मिस्टेक है, आपकी गलती है, आपको समझाने की जरूरत है, आपको जानकारी देने की जरूरत है, तो वहां पर वो आपको जरूर समझाएंगे, जरूर बताएंगे, और जरूर आपको एक तरह से कभी डांट भी देंगे, कभी प्यार भी करेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें बच्चों से जुड़ी होती हैं, अच्छी बुरी, घर में जो भी चीजें होती हैं या परिवार में जो भी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बताया है कि ऐसी दुनिया बेकार है जहां बच्चों की सारी चीजें नष्ट हो गई हैं। क्या करेंगे ऐसी दुनिया का, जहां बच्चों की सारी चीजें नष्ट हो गई हैं, उनके बचपन को खेलने खिलने का अवसर ही नहीं हो, उनके बचपन को खिलने का अवसर ही नहीं हो। तो यदि सचमुच ऐसा हो गया तो वह कितना भयंकर अनुभव होगा। सोचिए कि यदि सचमुच ऐसा हो गया
कि किसी बच्चे को बचपन से ही यानी कि इस तरह से काम के बोझ में लाद दिया जाएगा, उसकी पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी, उसका खेलकूद बंद करवा दिया जाएगा, उसको सोशलाइजेशन यानी कि वो लोगों के साथ आना जाना, उठना बैठना, फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना, ये सब अगर छुड़वा दिया जाएगा तो कितना भयंकर अनुभव होगा ये आप सोच सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर बताया कि पर ये सच्चाई तो यह है कि ये सारी चीजें अभी भी धरती पर मौजूद हैं, यानी कि सारी चीजें अभी भी धरती पर मौजूद है। ये सच तो ये है कि सारी चीजें अभी भी धरती पर मौजूद है, लेकिन बच्चे इनसे वंचित हैं। सब कुछ धरती पर मौजूद है, सब कुछ धरती पर उपलब्ध है, कोई ऐसा टॉय नहीं, खिलौना नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई ऐसा आपका बगीचा नहीं, कोई ऐसा एक तरह से बॉल गेंद, कोई ऐसा खिलौना नहीं जो बच्चों के लिए आज उपलब्ध नहीं है, जो बाजार में सस्ते और महंगे हर दामों पर उपलब्ध नहीं है। यानी कि आज भी हमारी धरती पर ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी इनसे वंचित हैं। यानी कि कुछ बच्चे जो है आज भी इनसे वंचित हैं, यानी कि उनके पास आज भी ना तो इन सब चीजों से खेलने का टाइम है, ना ही इन सब चीजों को खरीदने के लिए पैसा है, और ना ही इन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व होने के लिए कोई सिचुएशन, क्योंकि वो बचपन से ही वो देखते हैं कि उनके मम्मी पापा काम कर रहे हैं और वो बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ काम करने लगते हैं और उनका हाथ बटाने लगते हैं, और यानी कि अपना पालन पोषण खुद करने लगते हैं। तो देखिए दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है, और ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है कि मजदूर का बच्चा जो है आगे मजदूरी ही करेगा, सब्जी वाले का बच्चा सब्जी ही लाएगा, या आपका जो भी चीजें हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो जाति प्रथा है ये नहीं होनी चाहिए कि इस जाति का व्यक्ति है या इस जाति का व्यक्ति है तो वो यही काम करेगा। तो इस तरह की जितनी भी आपके नियम है, जितने भी हमारी एक तरह से जितने भी इस तरह की चीजें हैं उनको समाज से बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर सबसे पहले उसकी काबिलियत कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, उसको ये जांचना है और उसके बाद उसको काम करना है। और बचपन में इस तरह की चीजों पर बिल्कुल रोक होनी चाहिए। जो लोग क्या करते हैं अपने घरों में भी कम पैसों में, उनको लगता है कि बड़ों को अगर रखेंगे तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कम पैसों में यदि पूरे दिन के लिए घर पर आपको कोई काम करने वाला मिल जाता है, उसको आप एक टाइम का खाना भी दे देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो वो बच्चों को भी अपने घर पर लोग काम पर लगा देते हैं। और होटल में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं वहां पर भी बच्चे काम कर रहे होते हैं। और मजदूर जो होते हैं, मजदूरी में भी आपने देखा होगा कि कुछ जो मेन जो होते हैं मिस्त्री, जो काम करने वाले मेन जो होते हैं, उनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी जो ईंट बजरी गारा बालू ये सब देने का काम करते हैं, और यानी कि हेल्पर की तरह काम करते हैं, तो उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से ये समाज के लिए एक शर्म की बात है कि हमें इस तरह के कानून बनाने चाहिए और इस तरह की परिस्थितियां हमें करनी चाहिए कि बच्चा जितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसको हम शिक्षा का एक अवसर दे सकें, और साथ ही हम उससे ये सब चीज कराने से रोक सकें। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी। अब देखिए भाव सौंदर्य क्या है। तो यहाँ पर बाल श्रमिकों के प्रति यहाँ पर क्या बताया है, जो बाल श्रमिक हैं उनके प्रति करुणा और लोगों की संवेदन शून्यता। देखिए बहुत बड़ा शब्द है संवेदन शून्यता, यानी कि लोगों के अंदर की जो संवेदनाएं हैं, जो उनको अच्छे बुरे का जो ज्ञान है, उनके मन में जो संवेदनाएं हैं, लोगों के प्रति जो प्रेम है, लोगों के प्रति जो एक तरह से विश्वास का भाव है, वो संवेदनाओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। यानी कि आज के टाइम में किसी के मन में भी किसी के लिए किसी तरह का कोई प्रेम नहीं है। हर एक इंसान चाहे वो बच्चे को से काम करवा रहा हो, चाहे वो बड़े से काम करवा रहा हो, हर एक इंसान जो है केवल और केवल अपने काम के लिए सोचता है कि हमें इसको इसके बदले पैसे देने हैं।
ये नहीं सोचता कि हम किससे काम करवा रहे हैं, हमें काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ये बाल श्रमिकों के प्रति करुणा, बाल श्रमिक जो है उनके प्रति दुख, करुणा और लोगों की जो संवेदन शून्यताएं हैं, जो लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, शून्य हो चुकी हैं, उनके प्रति गहरी चिंता यहाँ पर व्यक्त की है। तो इस तरह से हमारा तीसरा काव्यांश भी यहाँ पर क्लियर होता है। अब देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। तो इसमें एक शब्द आया है हस्ब मामूल। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था शब्द हस्ब मामूल। तो हस्ब मामूल जो शब्द है इसका अर्थ होता है यथावत, यानी कि पहले जैसा। तो हमने यहाँ पर क्या शब्द पढ़ा था, देखिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि है सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से, है सारी चीजें हस्ब मामूल की दुनिया की सड़कों से गुजरते हुए, हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या कहे, भयानक है इससे भी ज्यादा कि ये सारी चीजें पहले की तरह यथावत होते हुए भी अभी जो बच्चे हैं उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका भाव सौंदर्य भी क्लियर किया और साथ ही इसका जो एक ही केवल अच्छा सा यहाँ पर कठिन शब्द था उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब देखिए पूरे काव्य का सौंदर्य यहाँ पर लिखेंगे, काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले देखिए सरल, सहज, उर्दू मिश्रित, बिंबात्मक एवं चित्रात्मक भाषा है। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, सहज शब्दों में लिखा गया है, लेकिन शब्द जो है कैसे हैं, उर्दू मिश्रित हैं। ठीक है, और बिंबात्मकता का प्रयोग किया है और चित्रात्मकता का प्रयोग किया है। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बिंबात्मकता और चित्रात्मकता का प्रयोग किया है। अलंकार देखेंगे, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द शक्ति, कहीं कहीं पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये है आपके पूरे काव्य का सौंदर्य कि क्या कुछ आपने इस कविता में किस तरह से पढ़ा। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है यानी कि कविता है, ये तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने कविता को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसमें हमने इसके अर्थ को भी पूरी तरह से समझ लिया और सारी जितने भी तीनों काव्यांश थे, तीनों काव्यांशों के भाव सौंदर्य को भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्योंकि चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तो अब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें और कोई भी डाउट आपको लगता है कहीं पर है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको भी आप क्लियर करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना पहला प्रश्न और ये सारे जो प्रश्न है देखिए अभी तक आप काव्य जो आपका छोटे छोटे काव्य हमने पढ़े उनसे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और वो प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं क्योंकि ये जो कविता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इससे रिलेटेड जो भी आप अर्थ पढ़ रहे हैं उससे आप दो दो तीन तीन जो प्रश्न है वो बनाए घर पर और जो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं ये है हमारी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित हल, यानी कि ये आपके पाठ में दिए गए, पाठ्य पुस्तिका में दिए गए आपके प्रश्न है। अब देखिए पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त करके लिखिए। ठीक है, जब यहाँ पर क्या बताया है कि कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं उनको पढ़ने से आपके मन में जो विचार आता है, जो विचार उभरते हैं उनको व्यक्त करके लिखिए। तो हमने शुरुआत में ही जो लाइन पढ़ी थी उसमें था कि कोहरे, जो यहाँ पर हमने कहा घने कोहरे के बीच कड़कड़ाती ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहली दो पंक्तियां क्या थी हमारी, घने कोहरे यानी कि कोहरे से ढकी सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उसको हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर हमारे मन मस्तिष्क में सबसे पहले तो बाल मजदूरी का चित्र उभरता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो बाल मजदूर हैं। मन में यह विचार आता है कि कब इन बच्चों की दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायने में संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां काम करने के बजाय, जहां का हर एक बच्चा
जहाँ का हर एक बच्चा, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे बाकी स्कूल नहीं जाते, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ये फिर भी आज की भी ये परिस्थिति है कि आज के दिनों में भी आपको ये दिन देखने को मिल जाएगा कि आपको सड़कों पर बहुत सारे बच्चे इस तरह से काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई आपको सब्जी का ठेला ढोता हुआ दिखाई देगा, कोई आपको बूट पॉलिश करता हुआ दिखाई देगा, या आपको अलग अलग तरह के काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में यही बात आती है कि कब तक हमारा भारत सही मायने में प्रगतिशील और संपन्न कहलाएगा कि जहां का हर एक बच्चा काम करने के बजाय पाठशाला जाए और अपने सपनों को साकार करे, यानी कि वो पढ़े लिखे और अपने सपनों को साकार करे। अब उसके जो सपने हैं, वो जो बनना चाहता है, वो जो काम करना चाहता है, उसको वो साकार कर सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहला प्रश्न जो है डिस्कस किया, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और वैसे आप इसको घर पर खुद से करने का प्रयास करें, और कहीं पर आपको लग रहा है कठिन है तो आप नोट भी कर सकते हैं, साथ के साथ नोट भी करते रहें। तो देखिए, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह लिखकर सवाल के रूप में पूछा, विवरण की तरह ना लिखकर सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कवि की दृष्टि में उस प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने कहा कि जो कवि बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, इस बात को विवरण की तरह लिखना बहुत ही ज्यादा भयानक है, जबकि इस बात को प्रश्न की तरह उठाना चाहिए। तो ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है वो है हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां। सबसे मेन चीज जो है, इन स्थितियों के लिए कौन है जिम्मेदार? हमारी सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, और साथ ही समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना चाहिए। यदि आप उसको एक तरह से ऐसे ही लेख के रूप में लिखेंगे तो कोई भी उसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब प्रश्न उठाया जाएगा तो प्रश्न के रूप में क्या होगा कि लोग इसको एक तरह से ध्यान रखेंगे, लोगों में जागरूकता होगी। और क्योंकि यदि हम इसका सही विवरण पूछें तो समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, यानी कि समस्या की जड़ पर कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर इसको प्रश्न की तरह पूछना है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और कुछ की जो है आर्थिक मजबूरी है। ठीक है, क्यों काम पर जा रहे हैं कि कुछ की सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण स्थिति इस तरह की बन गई है, और कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है। तो समाज के सभी गरीब तबकों के बीच न चाहते हुए भी अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाना चाहिए। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसीलिए वंचित हैं क्योंकि जब उनके घर में उनके माता पिता जो है जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे जैसे हमने कहा कि गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, यानी कि वो चाहे ना पढ़ना चाहे, ना लिखना चाहे, न खेलना चाहे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ता है। और जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव लगता है। यानी कि केवल अगर आपको जीविका के बारे में सोचना है तो आप उसमें इतनी सारी सुख सुविधाओं की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। रोज रोज हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे जो है काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं, और फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे, हमें सुबह से शाम तक अगर हम कहीं जाएं तो हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो कुछ ना कुछ काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ भी अटपटा नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है, या किसी के अंदर कोई उदासीनता नहीं आती। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, रीजन यहाँ पर बताए हैं,
सबसे पहले कि आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, ठीक है, यानी कि आज के मनुष्य को किसी भी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या किसी के साथ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, और केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना। दूसरा, जागरूकता की जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग ऐसा करते हैं, और यह उनका नहीं सरकार का काम है, यानी कि जो जागरूकता की जो जिम्मेदारी है वो नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, तो इस कारण लोग इस तरह से करते हैं। व्यस्तता के कारण, अब देखिए इतना ज्यादा लोगों के अंदर व्यस्तता हो गई है कि लोगों को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अगर कुछ सामने से हो रहा होता है तो वहां बिल्कुल तेजी से जा रहे हैं, कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, कैसे मन में सवाल उठेगा, कोई भी ऐसा चीज हमें दिखाई नहीं देता। और कम से लोगों को काम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी महंगाई में, इतनी ज्यादा महंगाई के टाइम पर लोगों को कम कीमत पर अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, तो उनको फिर कुछ भी समझ नहीं आता। अब देखिए, आप अब आगे के प्रश्न जो है ये आपके लिए है। जैसे आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है, तो बाकी के प्रश्न जो है चैप्टर से रिलेटेड आप सॉल्व करें, और चैप्टर को घर पर रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो तो उसे आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से हमारे हिंदी क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसके लगभग सारे चैप्टर ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको फिर भी लगता है कि किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भी चैप्टर आपका ऐसा हो कि जो आपने कभी ना पढ़ा हो, ना समझा हो, तो आप एक बार यहाँ पर बता सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बाकी बुक हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे व्याकरण के हमारे टॉपिक्स। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।